विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत देश एक बड़ा देश है। इसका लगभग आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि तापीय कटिबंध की अगर दृष्टि से देखें तो शीतोष्ण कटिबंध का भाग बनता है। इसी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध का भाग है। उत्तरी सीमा पर हिमालय की पर्वतमाला है और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर हिंद महासागर के होने के चलते जलवायु को प्रभावित किया जाता है। देश विशाल है तो जलवायु की विविधताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ विद्वानों ने तो भारत को अनेक जलवायु वाला देश बताया है। ऐसा कहा जाता है कि सोवियत रूस में भी जितनी जलवायु नहीं मिलती उतनी हमारे देश में, भारत देश में मिलती है। हमारे देश में मासिक और दैनिक विभिन्नताएं तो होती हैं। जैसे देखें, राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक सामान्यतः हो सकता है, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। जबकि उसी दिन अगर देखें जून के महीने में ही, तो कश्मीर में पहलगाम या गुलमर्ग, इनका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। बल्कि गुलमर्ग के उत्तर में खेलनमर्ग पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है। इस तरह उत्तरी मैदान गर्म हवाओं के थपेड़े सहता रहता है, मौसम सूखा रहता है। जबकि असम में इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी भयंकर बाढ़ लेकर के आती है। पश्चिमी तट पर मुंबई के पास में तापमान सम रहता है। इसलिए एक ही महीने में देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जलवायु के दर्शन कर सकते हैं। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे इलाकों में -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान से सभी लोग ठंड से कांपते रहते हैं। जून महीने में चेन्नई या त्रिवेंद्रम में तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री होता है। और जून महीने में राजस्थान में देखें, हमारे अपने राज्य में, तो यहाँ का तापमान जून के महीने में 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक रहता है। इस तरह जो अंतर है वो स्पष्ट नज़र आता रहता है। चेरापूंजी में तो औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर है, जबकि
जैसलमेर में, हमारे राज्य में जैसलमेर है, तो वहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो कभी कभार ही 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। गारो की पहाड़ियों में देखें, उत्तर पूर्व की बात हो रही है, तो एक दिन की जो वर्षा है वो जैसलमेर की 10 वार्षिक वर्षा के बराबर होती है। इतनी ज़्यादा विविधता यहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार अप्रैल, मई और अक्टूबर, अप्रैल, मई और अक्टूबर के महीने में बंगाल के डेल्टा में और उड़ीसा के तटीय मैदानों में प्रचंड वर्षा वाले तूफान आते हैं, जबकि इससे करीब 1000 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट है, वो शुष्क रहता है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। नवंबर दिसंबर के माह में दक्षिण भारत लौटते हुए वर्षा करती है, जबकि उत्तर भारत के ये जो महीने हैं वे थोड़ी बहुत वर्षा ही प्राप्त करते हैं, वो भी शीतोष्ण चक्रवातों से। ऐसे ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में कश्मीर का जो किसान है वो अपने फिरन में लिपटा रहता है। फिरन यानी कि उसकी जो पोशाक है, लबादा जैसा उसकी पोशाक है, ऊपर से नीचे तक ढके हुए रखती है पूरे शरीर को सर्दी के कारण से। और फिरन पहनने के बाद भी कश्मीर का जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो तेज ठंड के कारण से कांपता रहता है। उसी समय केरल तट के मोपला किसान सिर्फ एक लुंगी में खुले बदन में ही धान के खेतों में काम करते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा अंतर एक देश के 2 इलाकों में हम जलवायु को लेकर के आसानी से देख सकते हैं। जून में ब्रह्मपुत्र की घाटी बाढ़ के जल में डूबी रहती है। ये लगभग हर साल का फीचर है कि जून के महीने में ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा जल लेकर के आती है और बाढ़ ले आती है। लेकिन इसी समय अगर हम देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो किसान है वो अपने सूखे पड़े खेतों में बैठकर सूर्य की रोशनी से तपते हुए आकाश की ओर देखता रहता है। यानी कोई वर्षा इसको इस महीने में, मई जून के महीने में प्राप्त नहीं होती। पश्चिमी तटीय मैदान में जो रहने वाले निवासी हैं वे तो तापमान की विषमता और ऋतु की लय से
परिचित नहीं होते। और जबकि दूसरी तरफ आगरा जैसी जगह पर जो रहते हैं लोग, वे इसे स्थिति को अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल लोकेशन कहते हैं। तो अंतस्थ स्थान पर रहने वाले हैं ये आगरा के लोग। आगरा ले लें या दिल्ली ले लें, तो यहाँ का जो मौसम है ऋतुवत और बहुत ही विषमता लिए हुए होता है। यहाँ के जीवन में जो सभी पहलुओं में क्रियाकलाप होते हैं उससे प्रभावित यहाँ के लोग भी होते हैं। यहाँ की जीवन पद्धति पर बहुत प्रभाव डाला जाता है। इसी तरह अलग अलग भागों में गर्मी के शुरू होने, गर्मी के ख़त्म होने, ये इसमें भी अंतर मिलता है। अब देखें कि जो गोवा है वो हैदराबाद है, भुवनेश्वर, ये पटना, इन सभी स्थानों में वर्षा जून के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाती है, जबकि इसी समय आगरा, दिल्ली, पठानकोट, चंडीगढ़, ये सभी बहुत बेचैन होते हैं वर्षा के लिए, क्योंकि ये गर्मी से तप रहे होते हैं, बहुत बुरी तरीके से तप रहे होते हैं। भारत की जलवायु में ये सारी जो विभिन्नताएं हैं उसकी स्थानीय परिस्थितियों के प्रभाव के परिचायक भी वे हैं। भारत की जलवायु को एक रूप दिया जाना शायद संभव ना हो। देश में महाद्वीपीय जो जलवायु की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उसमें स्थानीय हवाओं की अधिकता, वार्षिक और दैनिक ताप का परिसर यानी कि रेंज ये अधिक होती है। वायु की शुष्कता, वर्षा का कम होना, दक्षिण की ओर कर्क रेखा के दिखाने से, इस कर्क रेखा के उत्तर में ये अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम रहती है, क्योंकि हिमालय पर्वत शीतोष्णकटिबंधीय हवाओं को देश में प्रभाव दिखाने से रोकता है, प्रभाव दिखाने से रोक देता है। इस तरह देश का जो संपूर्ण भाग है वो दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। इस तरह हम भारत की जो जलवायु है उसे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं। डॉक्टर डडली स्टाम्प ने तो कहा है कि हम भारत को सदैव ही मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं। और ये सत्य भी है।
क्योंकि उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणियों से अवरोधित जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको एक ही इकाई मानना चाहिए, जिसमें एक ही प्रकार की उष्ण मानसूनी जलवायु मिलती है। इसी तरह डॉक्टर रामलोचन सिंह, इनका कहना है कि भारत की स्थिति और भू-आकृति इसने जलवायु संबंधी विशेषताओं को प्रभावित किया है। अब क्योंकि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के बाहर उत्तर की ओर फैला है, जो कि उपोष्णकटिबंध का भूभाग है, लेकिन फिर भी यह उष्ण मानसून जलवायु की विशेषताएं ही रखता है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक प्रभावशाली मौसम अवरोधक का काम करता है। भारत की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय हवाओं का प्रभाव पूरे साल देखने में आता है। ये हवाएं मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेती हैं, जो मानसून जलवायु की विशेषता होती है। रामलोचन सिंह के शब्दों में मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मौसम का आवर्तन। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम पर्यवेक्षण विभाग ने मानसून हवाओं के प्रभाव को ध्यान में रखा है और पूरे साल को 4 ऋतुओं में बांट दिया है। पहला, उत्तरी पूर्वी मानसून का समय। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय। इन दोनों में उत्तरी पूर्वी मानसून के समय में तो शीत ऋतु, और ये शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक मानी गई, और दूसरी है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये 15 मार्च से 15 जून तक रहेगी। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में 2 ऋतुएं आएंगी। एक है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, ये रहेगी 15 जून से 15 सितंबर तक। वर्षा का समय है। दूसरी शरद ऋतु जो अभी चल रही है, ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है। तो 4 ऋतुएं, और इसमें 2, क्योंकि हवाओं से प्रभावित है, पूरा मानसून पर टिका हुआ है। 2 तरह के मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, तो इसको कह सकते हैं जब मानसून लौटने की स्थिति में होता है, हम लोग कहते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दियों के चलते हवाएं अरब सागर, हिंद महासागर के लिए चल पड़ती हैं। और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, जो मेन तो इसको हम मानसून मानते हैं, और इसके आने के बाद ही हमारे पास वर्षा पहुंचती है।
ये आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, तो 15 जून से तो वर्षा की मोटे तौर पर शुरुआत हो जाती है और सितंबर तक कहा है। 15 सितंबर का मतलब ये है कि इस दौरान तक ही वर्षा मानी जाती है। इस अवसर पर इसके उपरांत में शरद ऋतु का यानी कि हल्की सर्दी का मौसम भी आता है। तो शरद ऋतु में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक माना गया। देखो उसके बाद बहुत ही कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है, फिर उसको शीत ऋतु में ले लेगा। इस प्रकार से ये एक परिचय रहा कि भारत की जलवायु के बारे में बहुत बड़ा विषय रहेगा। शुरुआत भर हम लोगों ने इसमें कर ली है, आगे जाकर के हम न केवल ऋतुओं को विस्तार से जानेंगे बल्कि किन किन विद्वानों ने किन किन रूप में भारत देश की जलवायु को देखा है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जलवायु के जो अलग अलग घटक हैं, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, हवाएं और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इन पर भी कुछ समय हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। और मानसून से क्योंकि भारतीय जलवायु को अलग करना मुश्किल होगा, उस पर भी हम लोग बार बार उस पर जो विद्वानों ने क्या कहा है, किस प्रकार उसके मैकेनिज़्म को समझाने की कोशिश की है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में।